नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से आपको 1 से लेकर 10 तक प्रोवाइड कर दिया गया पार्ट, मतलब आपको 10 वीडियो इससे रिलेटेड प्रोवाइड कर दिया गया। तो अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक जीके जीएस जो भी पोर्सन आपको सभी एग्जाम में इससे आपको काम आएगा। और खासकर आप अभी रेलवे और ग्रुप डी एनटीपीसी सीवीटी 2 का एग्जाम जब देने वाले हैं तो इसमें और ही ज़्यादा आपको क्या करेगा, एक काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है, आपको मालूम है सीवीटी 1 में पेपर जो बना तो एग्जामिनर वहीं से पेपर को उठाएगा, बार बार तो पेपर कहाँ से बनाएगा, जो प्रश्न रहेगा उसी में से ना बनाएगा। तो पेपर में यहाँ से आपको सीधा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और हम आपको बताए थे कि नीति आयोग और यूएन से ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें पूछा नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड पूछ ही रहा है प्रश्न। तो आपको नीति आयोग और यूएन के जो भी यूएन के जो सदस्य है उसको देख के जाना है। क्यों? अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि पूछा है या नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि ये तो आप खुद जान रहे हैं, ये हवा देने वाली कोई भी बात नहीं है, हवा में बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा आप खुद ही सामने से देख चुके हैं, एग्जाम दिए होंगे तो आप देखे ही होंगे। और आपको कल वीडियो प्रोवाइड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसके कारण से आपको कल वीडियो प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो क्षमा चाहते हैं, आपको रेगुलर वीडियो दिया जाएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको एक भी दिन वीडियो ऐसा ना हो कि ना दिया जाए। हम रेगुलर कोशिश करते हैं कि वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए और रेगुलर प्रोवाइड भी करते हैं। तो आइए हम लोग सीधा शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको हैंड राइटिंग जो भी आपका है इसका आपको एकदम हैंड राइटिंग मिल जाएगा पीडीएफ, यानी आपको पूरा वहाँ नोट किया हुआ पीडीएफ मिल जाता है। यहाँ आपको क्या करना होता है, आराम से सिर्फ सुनना होता है और जो भी हम आपको बताते हैं वहाँ आपको नोट करके प्रोवाइड कर देते हैं। तब वहाँ से आराम से उतार लीजिएगा और वहाँ से अपना नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको कलेक्शन करने में बहुत ही, जैसे में आपको 8-10 बुक पढ़ना होगा तो आपको एक जगह कलेक्ट करके मिल जाता है, तो आप यहाँ से आराम से उतार लीजिएगा, आपको काम आएगा। तो आइए हम लोग सीधा प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एक है श्वेत क्रांति, एक है हरित क्रांति। तो अगर आप पिछला वाले वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। अगर पूछेगा हरित क्रांति तो एम.एस. स्वामीनाथन। ये कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और यह किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन। यह किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, मिल्क उत्पादन। ठीक है, यह किससे संबंधित है श्वेत क्रांति? तो मिल्क उत्पादन। या डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लेता है। और इसमें आपको नोट करना है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के यही देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। हरित क्रांति का जनक कहाँ? तो भारत में। आप ये ध्यान दीजिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता था? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में। और ये सभी आपको नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से आराम से बिल्कुल लिख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल क्लीन। क्योंकि यहाँ थोड़ा हैंड है इससे लिखना होता है, क्योंकि मेरे पास तो पेन नहीं है डिजिटल, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपको यहाँ का क्या करना है, सिर्फ आराम से सुनना है। यही अगर पूछ लेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर ऑप्शन में देखिए दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है, पूछा कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, भारत नहीं लगाया, तो आपको अगर ऑप्शन में दिया गया नॉर्मन बोरलॉग तो आपको नॉर्मन बोरलॉग ही मानना है। लेकिन मेंशन कर दिया कि भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शुरू कब हुआ था भारत में, यानी 1966-67 में यह शुरू हुआ था हरित क्रांति। तो इतना आपको ध्यान देना है।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। और इंदिरा गांधी भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपसे सिर्फ यही नहीं पूछ सकता, हो सकता है आपसे कुछ दूसरा पूछ ले। जैसे हम पूछ लेगा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, संचार, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये सब सभी पूछ सकता आपसे। पूछे जो यहाँ पूछा प्रोजेक्ट टाइगर, तो पूछेगा हाथी अधिनियम का है, यानी एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था कब आया था? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, प्रोजेक्ट टाइगर। यही पूछेगा लेगा एलिफेंट प्रोजेक्ट। क्या पूछ लेगा? एलिफेंट। यहां इसको नोट करिएगा, आपको बार बार बोल रहा है, आपको यहां आराम से सुनना है। आपको इसका नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर पूछेगा एलिफेंट एक्ट कब आया था? तो ये हो जाएगा 1992। एक क्या हो जाएगा? 1992। यही पूछ ले राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, तो आया था 2009 में, लेकिन लागू कब से हुआ था? 2010 से। लागू कब से हुआ था? 2010 से। जो राइट टू यानी शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम था 2009 का था, और लागू कब हुआ था? 2010 में। लागू कब हुआ था? 2010 में। यही अगर पूछेगा वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव संरक्षण, तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था ये कब आया था? 1972 में। 1972 में। अगर पूछ लेगा राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक है राइट टू एजुकेशन और एक है राइट टू इंफॉर्मेशन। आई होगा राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, एक कब आया था? तो 2005 में। 2005 में। आपदा प्रबंधन, ये भी 2005 में आया था। आपदा प्रबंधन ये भी 2005 में आया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। आपको क्या रखना चाहिए? तो याद रखना चाहिए। अगर पूछेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 का था। जैव विविधता 2002 का था। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट है वो अभी के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा महामारी चल रहा है, तो आपसे पूछ सकता है कि महामारी अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम, तो ये कब का था? 1897। 1897 पूछ सकता है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस जो है चर्चा में, तो ये पूछ सकता है। तो इतना भी याद रखिएगा। और भी है तो आपको अभी बता दे रहे हैं, और नोट इसका दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। अगर पूछेगा एलिफेंट यानी टाइगर प्रोजेक्ट, तो 1 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था। यानी कब आया था? 1 अप्रैल 1973। अगर यही पूछेगा एलिफेंट एक्ट तो 1992। वन्य जीव संरक्षण तो 1972 का था। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। आपदा प्रबंधन 2005। महामारी रोग 1897। लेकिन यही पूछेगा राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार 2009, जो अधिनियम था 2009 का था, और लागू कब हुआ था? 2010 से। अधिनियम कौन सा था? 2009 का, और लागू 2010 से हुआ था। ये हो जाएगा। अगर यही पूछ लेगा उपभोक्ता संरक्षण तो 2019 में आया और लागू हुआ था 2020 से। जैव विविधता 2002 का अधिनियम था। और अगर पूछेगा पर्यावरण संरक्षण तो 1986 में आया था। तो ये सब अधिनियम है जो आपको याद रखना चाहिए।
तो इसका सारा नोट है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से उतार लीजिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1 अप्रैल 1973, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो हम अभी तुरंत आपको बताएं, जो राइट टू एजुकेशन था 2009 का अधिनियम था, और लागू कब से हुआ? 2010 से। लागू कब से हुआ? 2010 से। और कब का अधिनियम था? 2009। तो आप इसको याद रखें। यही पूछेगा टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973, एलिफेंट एक्ट 1992 यानी हाथी अधिनियम 1992, उपभोक्ता संरक्षण 2019, और राइट टू इन्फॉर्मेशन, दो को एक, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005, और राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार 2009, और लागू हुआ था 2010 से। और महामारी अधिनियम 1897। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये है संसद, ये क्या है? संसद। संसद में हो गया लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यसभा। राज्यसभा। तो संसद किस अनुच्छेद में? ये भी पूछ सकता प्रश्न। तो 79 यानी 79, और राज्यसभा 80। पूछेगा राज्यसभा किस अनुच्छेद में? तो 80, और लोकसभा 81। हम आपको बताए थे सरला, कुछ याद आ रहा? आपको हम बताए थे सरला, क्या बताए थे? सरला। तो 7 से होता संसद, तो 79, 8 से हो जाएगा राज्यसभा, 80, और लोकसभा, लास्ट है लोकसभा यानी 81। ए हो गया, तो इसको याद रखिएगा। तो संसद, तो इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, तो लोकसभा में 2 सदस्य को और राज्यसभा में 12, और दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 14। टोटल कितना हो जाएगा? 14। अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 2 सदस्यों को। यही पूछेगा राज्यसभा, तो 14, सॉरी 12। देखिए लोकसभा राज्यसभा से छोटा है, देखिएगा राज्यसभा जो 3 अक्षर से मिलकर बना, और लोकसभा 2, तो लोकसभा यानी 2 से हो जाएगा 2 सदस्य, और बाकी जो बचा 12 यानी राज्यसभा में। यही पूछ लेगा कि संसद में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। संसद कहने का मतलब लोकसभा भी आ गया और राज्यसभा भी आ गया, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 14। संसद में पूछेगा 14, लोकसभा में पूछेगा 2, और राज्यसभा में पूछेगा 12। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा, अब बिल्कुल प्रश्नों को आराम से पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो हम आपको बताया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो वीडियो है वो देख लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेगा। आपको वर्ग ए को याद रखना चाहिए, वर्ग ए, वर्ग ए, और वर्ग सेकेंड ए, और हो जाएगा 7th ए, और एक है 8 ए।
इतना वर्ग आपको याद रखना चाहिए। जो भी वर्ग पहला, दूसरा और 17 नंबर 18, इसको वर्ग पहला भी बोलते हैं, इसको वर्ग क्या बोलते हैं, फर्स्ट, और इसको सेकेंड, और इसको 17 भी बोलते हैं, और इसको 18 भी। इसी को बोलते हैं क्षारीय धातु, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। पूछेगा वर्ग फर्स्ट को क्या बोलते हैं, तो क्षारीय धातु। वर्ग सेकेंड को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। और वर्ग 7th ए को क्या बोलते हैं, 17 नंबर वर्ग यानी हाइलोजन। और वर्ग 8A यानी 18 नंबर वर्ग को क्या बोलते हैं, अकीरिय गैस बोलिए, निष्क्रिय गैस बोलिए, नोबेल गैस बोलिए, आदर्श गैस बोलिए, सभी इसी को बोलते हैं। तो ये इतना जितना भी वर्ग आपको याद रखना चाहिए। तो ये देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें आपको 2-3 वीडियो वहाँ से आप देख लीजिए, सारा इससे प्रश्न रिलेटेड बन जाएगा। तो ये 18 नंबर वर्ग में कौन कौन सा गैस है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेनॉन, इतना जो गैस है नोबेल गैस है, आदर्श गैस है, इसी को हम बोलते हैं निष्क्रिय गैस। और ये किस वर्ग में रखा जाता है, 18 वर्ग में, यानी 18 नंबर वर्ग में रखा जाता है, या 8A वर्ग में रखा जाता है। और इसका कक्षा क्या होता है, पूर्ण रूप में भरा होता है सिर्फ। और इसके बाह्यतम कक्षा में पूछता है, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 8, हीलियम को छुड़ाकर। हीलियम में कितना होता है, 2 अपवाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है, नहीं तो ऑक्सीजन, नहीं तो फ्लोरीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। अगला प्रश्न चलते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है, तो वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित है। वर्तमान में कितना भाषा है, 22। और जब संविधान जब बनकर तय मतलब लागू हुआ था तो कितने भाषा था, 14। शुरू में 14 भाषा था, उसके बाद कितना भाषा जोड़ा गया, 1, उसके बाद फिर से 3, उसके बाद फिर से 3। तो जो पहला में जोड़ा गया था सिंधी जोड़ा गया, और बाद में जो 3 जोड़ा गया, इसमें कौन कौन सा भाषा हो जाए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो आप इसको याद रखिए, इसमें कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया था, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। यहाँ 3 नहीं, यहाँ 4 भाषा जोड़ा गया था, इसको 4 कर लीजिए। तो 4 भाषा कौन कौन सा था, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। देखिए ली वाला 2 गो है, एक मैथिली और एक संथाली, और डोगरी से भी 2 गो है, डोगरी और एक बोडो। तो ये सब सारा आपको नोट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको यहाँ सिर्फ सुनना रहता है। वर्तमान में कितना है, 22, और शुरू में 14। बाद में फिर आया एक भाषा सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। फिर उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया। और उसके बाद कौन सा भाषा, 72वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था 1992 में। और उसके बाद कौन सा भाषा जोड़ा गया, तो उसके बाद जोड़ा गया 4 भाषा, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन 2003 में। तो टोटल जोड़िएगा, देखिए 4, 3, 7 और 1, 8, और 8 और 14 कितना हो जाएगा, 22। तो टोटल अभी वर्तमान में कितना भाषा है, 22। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और यह किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। ये भी सीधा प्रश्न पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो हम आपको बताएं तुरंत कि नीति आयोग और आपको यूएनए से एकदम रिलेटेड प्रश्न पूछेगा, याद रखना। सदस्य पूछ लेता है, कौन सा यूएनए का सदस्य नहीं है, कब स्थापना हुआ, मुख्यालय का, ये सब सारा प्रश्न पूछता है। और आपको सारा हेड क्वार्टर जितना भी है, संस्थान जितना भी इम्पोर्टेंट है उसका आपको प्रोवाइड कर दिया गया है PDF, तब वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। तो 2 तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं सदस्य, 2 तरह के। तो एक होते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 2 सदस्य। एक होते हैं अस्थायी सदस्य और एक होते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य कितने हैं, 5, अस्थायी 10। टोटल कितने सदस्य हो गए, 15।
तो 5 कौन कौन से ये पूछता है, तो जिन जो अस्थायी सदस्य उनको पास क्या है, वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो पावर किनके पास होता है, तो अस्थायी सदस्य के पास होता है। और अस्थायी सदस्य 5 कौन कौन सा है, यूएसए यानी अमेरिका, और उसके बाद चीन यानी हो जाएगा चाइना, उसके बाद रूस, और आपका हो जाएगा ब्रिटेन, और एक हो जाएगा फ्रांस। तो यूएसए यानी अमेरिका, चाइना, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, तो ये 5 सदस्य जिनके पास वीटो पावर है, अस्थायी सदस्य। और जो अस्थायी सदस्य होता है, और अस्थायी सदस्य कितने होता है, 10। इनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में कौन अस्थायी सदस्य का सदस्य नहीं है, मतलब अस्थायी सदस्य में कौन नहीं है। बहुत ज्यादा एनटीपीसी में पूछा गया, यानी हर एक शिफ्ट, जितना भी शिफ्ट आपका हुआ टोटल शिफ्ट में पूछा गया है यूएनएसए। तो आप इसको याद रखना चाहिए, और नीति आयोग, दोनों को याद रखना चाहिए आपको। तो नीति आयोग ये सब का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, आराम से आप वहां से लिख लीजिएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो ये भी बहुत बार आया है। तो आपको हम बताए थे जो एक्ट था आरबीआई जो एक्ट था 1934 का था, और स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट पूछेगा आरबीआई एक्ट 1934 का एक्ट था यानी, और इसका जो स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। और कौन सा एक्ट था, तो आरबीआई एक्ट 1934, यानी 1934 का अधिनियम था, और स्थापना 1935 में, और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। और कौन सा समिति था, तो यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन समिति। आप लिख लीजिए यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन समिति था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1935। अगला प्रश्न है, क्या है, देखिए फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, यानी लागू करता है। तो कौन लागू करता है, CACP। कौन लागू करता है, CACP। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, CACP का जो फुल फॉर्म क्या था, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइज। इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइज, इसका फुल फॉर्म होता है। और नाबार्ड भी इंपॉर्टेंट है, तो नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। लेकिन नीति आयोग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्थापना हुआ था 15 जनवरी 2015 को। और किसके स्थान पर आया था, तो योजना आयोग के स्थान पर आया था। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया, तो 2014 में। भी प्रश्न पूछा कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था, 2014 में। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 15 जनवरी 2015 को, 15 जनवरी 2015 को। यहाँ पे 15 जनवरी नहीं होगा, 1 जनवरी होगा। 1 मिनट, 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था। और
प्रश्न पूछेगा कि पहले यानी पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जो वर्तमान के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। तो 2014 में या 2015 में उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी। तो इसके पहले अध्यक्ष पूछेगा तो नरेंद्र मोदी, और पहले उपाध्यक्ष पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया, और सेकेंड उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जो अभी वर्तमान में, और वर्तमान में सीईओ कौन है यानी कार्यकारी अध्यक्ष, तो अमिताभ कांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है, CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइज। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है, यानी ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार किया था जॉर्ज हडसन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही पूछ लेगा पॉल एलन और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के स्थापना और हेडक्वार्टर कहाँ, USA वाशिंगटन DC में, और स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना पूछा था 1976 में इसका स्थापना हुआ था। और संस्थापक कौन थे, तो पॉल एलन और बिल गेट्स। 1976 में स्थापना हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ, वाशिंगटन DC USA, वाशिंगटन DC USA यानी अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ब्लूटूथ का आविष्कार कौन किया था, तो जॉर्ज हडसन। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। तो जो भारत का जो लिंगानुपात था वो हो जाएगा 1940 कह रहे हैं 940, क्या हो जाएगा 940 हो जाएगा। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ, केरल में, और सबसे कम हरियाणा, और सबसे ज्यादा केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूरत। तो जो सूरत था पश्चिम भारत की पहली प्रेसिडेंसी था, लेकिन भारत के पूछेगा तो दूसरा, और पश्चिम भारत के पहला। तो यही पूछेगा पूरा भारत में पहला कौन था, तो मसूलीपट्टनम। आप इसको नोट कर लीजिएगा, या आपको प्रोवाइड कर ही दिया जाता नोट, आप आराम से सुनिए, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। सांभर झील कहाँ स्थित है। तो सांभर झील कहाँ स्थित है, तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट झील है वो आपको याद रखना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो वो आपको बता दे रहे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक तो इंपॉर्टेंट है लोकटक झील, और एक क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर। तो मनी क्या होता है, मनी जो पैसा होता है, उसको पैसा के जब लीजिएगा तो कटक कटक करेगा आवाज, जब मुंह में लीजिएगा तो क्या करेगा, आवाज कटक कटक, यानी मनी क्या करता है, कटक कटक। तो कटक से हो जाएगा लोकटक झील यानी मणिपुर। और ये जो है मणिपुर यानी पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी झील लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में। और यहीं एक और राष्ट्रीय उद्यान स्थित है काबुल लमजा, जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। और ये है लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी झील। अगला देखिएगा, जो अगला इंपॉर्टेंट है शेषनाग झील पूछ सकता है। जितना भी नाग टाइप के झील होगा ना, वो देखिए क्या क्या पूछ सकते इसमें। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल कहाँ स्थित है, उत्तराखंड। एक पूछेगा शेषनाग जम्मू कश्मीर में स्थित है, शेषनाग कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर। अनंतनाग ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको याद रखें। और जो इंपॉर्टेंट है बुल्लर झील, एकदम भी आया है, बुल्लर झील
भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा? बुल्लर झील। इसको याद रखिएगा। ये हो गया। बुल्लर झील। अगला प्रश्न है डल झील, ये भी कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में भी इंपॉर्टेंट है डल झील। और बेरीनाग झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो इंपॉर्टेंट है सांभर झील, ये कहाँ स्थित है? तो सांभर झील है जो स्थित है राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है सांभर झील। अगला देखिएगा लोनार झील, ये देखिए लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, तो ज्वालामुखी से निर्मित एकमात्र झील है लोनार झील। और इसमें आप देख लीजिए यहाँ हो जाएगा, हाँ इसको आप ध्यान दीजिएगा, वेबनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। वाष्टमुडी झील कहाँ स्थित है? केरल में। ये दो हो जाएगा। और इधर हो जाएगा आपका जो यहाँ हो जाएगा एक चिल्का झील, तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और हुसैन सागर तेलंगाना। और यहाँ इंपॉर्टेंट है पुलिकट झील, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दोनों में अलग अलग चुनना हो, मान लीजिए ऑप्शन अलग अलग दिया, अगर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों है तो आंसर तो दोनों होगा। मतलब ए और बी ऑप्शन इस तरह से देगा कि ए में आंध्र प्रदेश, बी में तमिलनाडु और सी में ए और बी दोनों, तो दोनों आंसर होगा। लेकिन अगर आपको अलग अलग चुनना है कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो जो 80% भाग है आंध्र प्रदेश में और 20% तमिलनाडु में, तो आंसर आपका होगा आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा भाग स्थित है 80% और इसमें 20% स्थित है तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। अलग अलग चुनना हो तो आंध्र प्रदेश पहला आंसर होगा, सेकेंड पे तमिलनाडु। और ऑप्शन में दोनों है तो दोनों आंसर होगा। यहां देख लीजिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ दिया गया है ज्वालामुखी निर्मित झील लुनार झील जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इसको याद रखिएगा। और यहाँ देखिए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सा झील है? चिल्का झील, जैसे आपको हम बताया। ये देखिए चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। और यहाँ देखिए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील जो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा? राजभसन झील। यहां से नाम आपको पता चलेगा। देखिए राजअसमंद झील ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसको आप याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट है। इतना आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सांभर झील पूछा तो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। देखिए सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये देखिए ये आपका सांभर झील हो जाएगा जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 2015। आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 2015 में। और कुछ नाभिकीय रिएक्टर जो है हो जाएगा, उसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे मैं पूछ लेता कि तारापुर कहाँ स्थित है? तारापुर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। नरौरा पूछेगा तो यूपी हो जाएगा। काकरा पार पूछा था गुजरात में हो जाएगा। कलपक्कम पूछेगा तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ये सब सारा आपको बताएगा। कैगा पूछेगा कर्नाटक हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इसे इंपॉर्टेंट है।
इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये करेंट का प्रश्न है जो पूछा गया एनटीपीसी में, ये एनटीपीसी पूछा तो आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है। करंट का प्रश्न हो सकता है, पूछ भी सकता है, क्योंकि 2021 आ गया तो 2020 और 21 का ही करंट पूछेगा, ज़्यादा पीछे करंट नहीं पूछता, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर के पूछेगा। तो एनी जैदी कितना डॉलर दिया गया? $100। कितना डॉलर? $1,00,000। $100 बोल रहे हैं, $1,00,000 दिया गया है एनी जैदी को। और ये कहाँ के है? जो एनी जैदी ये कहाँ के हैं? तो आप हो जाएंगे मुंबई। कहाँ के? मुंबई, यानी महाराष्ट्र राज्य के। ये मुंबई से बिलोंग करती है एनी जैदी। एनी जैदी कहाँ से बिलोंग करती है? मुंबई से। और कितना डॉलर दिया गया? $1,00,000। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता जो पुरस्कार है? तो समसामयिक जो मुद्दा होता है उसको उठाने के लिए दिया जाता है। और कब का था? तो 2019। एनी जैदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि राज्यसभा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर 1 मिनट निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये प्रश्न बोल रहा है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को, यानी निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था 1965 में। कब लागू हुआ था? 1965 में। जो डेट न है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो डेट होता है फैक्ट है। ये तो डेट आपको समझना नहीं है, डेट ये जो क्या है फैक्ट होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? यानी किस भाषा के, यहाँ लिखा गया कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा से संबंधित थी पंडित रमाबाई सरस्वती। किस भाषा से संबंधित थी? तो संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहां बनाया गया? तो आप इसमें आंसर गलत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नवीनतम जो राज्य है तेलंगाना है। नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। तो तेलंगाना जो नवीनतम राज्य है, तो आप तो कहिए सर नवीनतम राज्य तेलंगाना, तो वहां होना चाहिए नवीनतम उच्च न्यायालय। लेकिन जो तेलंगाना जो है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो आंध्र जो हैदराबाद था वो कहाँ चला गया? तेलंगाना में। हैदराबाद चला गया तेलंगाना में। तो हैदराबाद जो चला गया तेलंगाना में, तो जो आंध्र प्रदेश था वो अपना नया उच्च न्यायालय बनाया कहाँ? अमरावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय है कहाँ है? अमरावती। भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा? अमरावती। तो आप हैदराबाद नहीं करिए, क्योंकि हैदराबाद जो था कहाँ चला गया? तेलंगाना में। और जो नवीनतम उच्च न्यायालय बना वो कहाँ बना? आंध्र प्रदेश यानी अमरावती में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और कब अलग हुआ था? तो 2014 में। आप इसको भी याद रखिएगा। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा। इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखिएगा। रामचंद्र गुहा के द्वारा यह लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया? तो रामचंद्र गुहा के द्वारा। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा जो संचायक है उत्तक कौन सा है? तो एडिपोज उत्तक है। इसका नाम क्या है? एडिपोज उत्तक। ऑप्शन नंबर डी, एडिपोज उत्तक। जो वसा संचायक उत्तक वो कौन सा है? एडिपोज उत्तक। तब इसको याद रखिए। देखिए बायोलॉजी जो है ना,
बायोलॉजी कुछ तो आपको समझना भी, और कुछ जो बायोलॉजी में, क्योंकि टेढ़ा बायोलॉजी है जो इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम ही देता, तो आपको उसमें याद भी रखना होगा, और समझना भी कुछ है और कुछ याद भी रखना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडिपोज उत्तक। जो बसा संचायक उत्तक है कौन सा? एडिपोज उत्तक इसका नाम है, इसको याद रखेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतना ही आपको प्रश्न कलेक्ट किए था आज के लिए। तो देखिए, आपको जो बताया जाता है एक दिन में बहुत ज़्यादा बताया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम आपको पॉइंट बताया। जैसे मैं आपसे पूछेगा अधिनियम, तो जो अधिनियम आपको 10 से 12 को अधिनियम बताया जाएगा, उसमें से कोई भी एक अधिनियम पूछ ले, क्योंकि आज ही 2 अधिनियम पूछा। एक तो पूछा प्रोजेक्ट टाइगर, और एक पूछा राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। तो हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछेगा। एलिफेंट एक्ट पूछेगा, वन्य जीव संरक्षण पूछेगा, वन्य जीव अधिनियम पूछेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन पूछेगा। ये सब अधिनियम कुछ है जो आपको याद रखना चाहिए। और अभी ये जो महामारी रोग अधिनियम, तो अभी महामारी चल रहा है तो इससे रिलेटेड पूछेगा। तो महामारी रोग अधिनियम कब का था? तो 1897 में। जो कुछ इंपॉर्टेंट है अधिनियम, और ये सब आपको एक जगह नहीं मिलेगा, आप खुद से कलेक्ट करिएगा, तो बहुत सा किताब पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ से आप कलेक्ट करिएगा। लेकिन आपको यहाँ नोट बनाकर दिया जाता है टेलीग्राम पे, आप वहाँ से आराम से नोट करिएगा, और यहाँ आपको समझना है सिर्फ आपको, और यहाँ आपको क्या करना है? सिर्फ समझना रहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों पर शेयर करें, और बताइए कि आप यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आपको यहाँ सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया जाता, हम ये नहीं कह रहे कि आपका तैयारी पूरा हुआ, आपको ये बताया जाता है कि जो एग्जाम है उसका डिमांड क्या, आपको ये मालूम चल जाएगा कि उसका डिमांड क्या है, तो आप खुद ही तैयारी कर लीजिएगा। बस आपको ये बताया जाता है कि उसका डिमांड क्या, मतलब क्या क्या वो मांगता है आपसे, ये आपको यहाँ से समझना और अपना तैयारी करना। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।